हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपन ने पिछले कुछ वीडियो में अध्याय पहला जीव विज्ञान, दूसरा पहला जीव विज्ञान, फिर आनुवांशिकी, फिर अपन ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा और एक अध्याय था दूसरा जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, आज अपन एक नया अध्याय लेकर शुरू करेंगे क्लास को। और आज का हमारा अध्याय है क्लास 11th एग्रीकल्चर बायो का लेसन नंबर 3, आवर्तबीजी पादपों की बाह्य आकारिकी एवं लक्षण। बाह्य आकारिकी एवं लक्षण। अब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे सवाल इसमें से जनरल साइंस के अंदर कंपटीशन के एग्जाम में भी बनते हैं। तो अपन इसको देखते हैं, शुरू करते हैं अपन इस अध्याय को। देखिए, आवर्तबीजी पादपों की बाह्य आकारिकी एवं लक्षण। सामान्य बात अपन इसकी करें तो आवर्तबीजी का क्या मतलब होता है। आवर्तबीजी को इंग्लिश में इसे आवर्तबीजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। आवर्त बीजी को अंग्रेजी भाषा में एंजियोस्पर्म कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसे क्या कहते हैं अपन, आवर्तबीजी को एंजियोस्पर्म कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आवर्त और एक बीजी। आवर्त और बीजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आवर्त का अर्थ होता है आवरण युक्त और बीजी का अर्थ होता है बीज। अर्थात ऐसे पौधे जिनमें बीज क्या करता है, किसी आवरण से ढका हुआ होता है, अर्थात बीज के चारों तरफ क्या होते हैं, फल भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो आगे देखिए, आवर्तबीजी। आवर्तबीजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, एक तो आवर्त प्लस बीजी। ठीक है, आवर्त का मतलब होता है आवरण युक्त, अर्थात चारों तरफ आवरण हो, किसी प्रकार का कवर हो। और बीजी का मतलब होता है बीज। आवरण युक्त बीजी का मतलब होता है बीज, अर्थात कह सकते हैं अपन ऐसे पादप जिनमें बीज के चारों तरफ फल भित्ति पाई जाती है। उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें आवर्तबीजी पादप कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, आवर्तबीजी पादप कहा जाता है। अर्थात जिनके वैसे पादप जिनके बीज के चारों तरफ फल भित्ति पाई जाती है। साधारण सी भाषा में अपन कहे तो उनके बीज क्या पाए जाते हैं, उनके फल के अंदर पाए जाते हैं और चारों तरफ फल भित्ति होती है। बीज पाए जाते हैं और बीज के चारों तरफ क्या होता है, फल भित्ति, खाने योग्य जो भाग होता है वो।
अब आवर्तविधि पादपों के विभिन्न कुछ अंग हैं। इन पादपों के अंग होते हैं कौन कौन से, देखिए इसको एक बार नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीन शॉट दो भी आप लेना चाहें। अब आवृतबीजी पादपों के अंग, अंग कौन कौन से हैं, तो आवृतबीजी पादपों के टोटल 4 अंग है। कितने? 4 अंग, और लगभग वो हर एक पौधे में पाए भी जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती और पुष्प या फूल भी जिसे कहते हैं अपन, ठीक है। बहुत, ये 4 भाग होते हैं किसमें, एक प्रारूपी आवृतबीजी पादप में 4 भाग होते हैं। देखिए सुनो, अब जड़ में क्या होता है? जड़ क्या होती है? प्रकाश से दूर। जड़ हमें पता है, ये पौधे की जड़ है, वो किस तरफ गति करती है? नीचे की तरफ। प्रकाश इधर से आता है, सूर्य का प्रकाश ऊपर से, तो ये अगर इस तरफ गति करती तो प्रकाश की ओर करती, लेकिन ये इस तरफ नीचे की तरफ गति करती है, इसलिए प्रकाश से दूर गति करती है। तथा और क्या होता है? पानी, जो जल होता है वो नीचे की तरफ, नमी जो होती है वो कहाँ होती है? नीचे की तरफ होती है। तो जल, नमी और गुरुत्व, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किस तरफ लगता है? नीचे की तरफ। तो नमी व गुरुत्व की और गति करती है, की ओर गति करती है। अब ये किस तरफ गति करती है? प्रकाश से तो दूर, और गुरुत्व और नमी की तरफ गति करती है, या उसकी दिशा में गति करती है। नमी भी जमीन के अंदर की तरफ पाई जाती है, नीचे की तरफ पानी पाया जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण जो भी है वो नीचे की तरफ लगता है। प्रकाश ऊपर से आता है तो जड़ें नीचे की तरफ गति करती है, अर्थात वो प्रकाश से दूर की तरफ गति करती है। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है जल व लवण, जल व लवण का अवशोषण तथा जल व लवण का अवशोषण तथा आधार प्रदान करना। जल व लवण का क्या होता है? अवशोषण होता है तथा आधार प्रदान करना, अर्थात क्या करना? आधार प्रदान करना। जमीन के अंदर से जल और जल के साथ जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको अवशोषण करना जमीन के अंदर से, ठीक है। और दूसरी चीज इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है पौधे को सहारा देना, अर्थात पौधे को खड़ा रखना। पौधा जब खड़ा होता है तो वो जमीन के जड़ों द्वारा क्या होता है? जमीन को पकड़े रहता है, जिससे उनको सहारा मिलता है। अब अगला है अपना तना, ये इसके जस्ट विपरीत। अब ये क्या करता है? प्रकाश की ओर, इसकी जो गति होती है वो किस तरफ होती है? प्रकाश की तरफ। अर्थात जिस तरफ से प्रकाश आता है तना भी उसी तरफ ही तो वृद्धि करता है, प्रकाश की ओर, तथा गुरुत्व के विपरीत
गति करता है। प्रकाश की ओर तथा गुरुत्व के क्या करता है, विपरीत गति करता है। इस अर्थात प्रकाश की ओर, प्रकाश की तरफ तनावृद्धि करता है, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लगता है, इसके विपरीत गति करता है। फिर देखिए इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य है जल व खनिज लवणों, खनिज लवणों का परिवहन करना। अब खनिज जल, खनिज लवण व का पत्तियों तक परिवहन करना, तो परिवहन करके कहां तक ले जाना, पत्तियों तक, इन पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, पत्तियां, पत्तियां क्या करती, पत्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहली बात, पत्तियों से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है और ये तने सीधा होता है, इसकी पार्श्व की अतिवृद्धि होती है। पत्तियां होती है वो तने के क्या करती है, साइड की तरफ, दाएं या बाएं की तरफ निकलती है, अर्थात पार्श्व साइड की तरफ की, दूर की तरफ की वृद्धि होती है, ठीक है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि तने की जो पत्ती होती है वो तने की पार्श्व अर्थात साइड की तरफ पार्श्व अति वृद्धि होती है, अत्यधिक वृद्धि वाली होती है, अति वृद्धि होती है। कैसी होती है, अति वृद्धि होती है। और इसका कार्य क्या होता है, पत्ती का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करना। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करना किसका होता है, पत्ती का कार्य होता है। और ये तने की पार्श्व अतिवृद्धि होती है। पुष्प होता है वह लैंगिक भाग होता है। पुष्प पादप का लैंगिक भाग, ये पादप का क्या होता है, लैंगिक भाग होता है। अर्थात लैंगिक जनन करवाने वाले जो अंग होते हैं, मादा युग्मक, नर युग्मक, जिसे चायांग और पुंमंग कहा जाता है, ठीक है। पुंकेसर और स्त्री केसर जो कहाँ पाए जाते हैं, पादप के यहाँ पर पुष्प में पाए जाते हैं। नर व स्त्री जननांग होते हैं, इनके अंदर जो इनको सामान्यतः लैंगिक भाग है ये, और इनको सामान्यतः पादप के जननांग कहा जाता है। पादप का जननांग कहते हैं। इसके भी भाग है, इसमें नर व मादा युग्मक होते हैं, नर व मादा युग्मक होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो आवृतबीजी पादपों के जो अंग है और उनके क्या है कार्य, और उनके बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी है। जैसे जड़ के बारे में प्रकाश से तो दूर की तरफ गति करती है, जल और खनिज की तरफ, ठीक है, गुरुत्व की तरफ अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ गति करती है। प्रकाश से दूर गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ गति करती है। कार्य क्या है, जल व खनिज लवणों का क्या करना, परिवहन करना, अर्थात आधार अवशोषण करना। जल व खनिज लवणों का क्या करना, अवशोषण, जमीन में से खींचने का, सोखने का कार्य करता है। और आधार प्रदान करना, किसका, पौधे को आधार प्रदान करना, पौधे को पकड़े हुए रखना। फिर तने का क्या है, प्रकाश की ओर तथा गुरुत्व के विपरीत गति करता है, अर्थात प्रकाश की तरफ जो पौधे का तना होता है वो किस तरफ बढ़ता है, प्रकाश की तरफ बढ़ता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की तरफ होता है उसके विपरीत गति करता है। जल व खनिज लवणों का क्या करता है, यह परिवहन करता है, अर्थात जल व खनिज लवणों को एक पौधे जड़ों से आगे पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है।
इसके बाद पत्ती तने की पार्श्व वृद्धि होती है, अतिवृद्धि होती है। पत्ती जो होती है वो तने के साइड की तरफ निकलने वाली वृद्धि होती है। साइड, जब तने का साइड में वृद्धि होती है तो वो पत्तियों की निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन करती है, भोजन का निर्माण करवाती है। कौन? पत्ती क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। पुष्प क्या करते हैं? देखो, पुष्प पादप के लैंगिक भाग है, ठीक है, अर्थात लैंगिक जनन करवाने में सहायक है। दूसरी चीज, पादप का जननांग कहते हैं इसे, पादप के जननांग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? नर व मादा युग्मक पाए जाते हैं। नर में पुंकेसर और मादा में स्त्री केसर होता है। देखिए, अब आगे देखिए आप लोग, ये इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ला। देखिए, अब एक नोट अपन बात करते हैं, जो नोट हमें पता होनी चाहिए बात, कि पौधे के जो समस्त वायवीय भाग होते हैं, अर्थात वायु के अंदर रहने वाले जो भाग होते हैं, पौधे की पत्तियां, पौधे के अंदर जमीन से ऊपर की तरफ हवा में रहने वाले भाग कौन से हैं? उसका तना है, तने के बाद उसकी शाखाएं हैं, शाखाओं के बाद उसकी पत्तियां हैं आदि को, ये सब मिलकर क्या करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं, और वो तंत्र कहलाता है परोतंत्र कहलाता है। और जो पत्ती होती है वो रूपांतरित, अर्थात रूपांतरित प्रो ही होता है, ठीक है। पौधे का संपूर्ण वायवीय भाग, नोट बना के आप लिखे पहले इसको, पौधे का संपूर्ण वायवीय भाग, पौधे का संपूर्ण वायवीय भाग जिसमें तना, पत्ती, शाखा आदि आते हैं, इसे प्रोह तंत्र कहा जाता है, इसे प्रोह तंत्र कहा जाता है। और नोट क्या है हमारा एक और, कि जो पत्ती है, पत्ती एक रूपांतरित प्रोह होता है। अब रूपांतरित प्रोह होता है, इसका मतलब ये है कि जो पत्ती है वो क्या होती है? पत्ती अपने जो प्रोह तंत्र होता उसका ही एक भाग होती, उसको ही परिवर्तित होके, ये प्रोह तंत्र का जो तना, पत्ती, शाखा, इनमें से एक परिवर्तित होके, इस तना और शाखाएं परिवर्तित होकर क्या करती हैं? पत्ती का निर्माण करती हैं। सॉरी, यहाँ पे पत्ती नहीं, पुष्प होगा, दिमाग से निकला, सॉरी। पुष्प एक रूपांतरित प्रोह का ही भाग है, अर्थात वायवीय तने का ही भाग होता है। आगे देखिए, अब ये तो था विभिन्न आकार। अब विभिन्न प्रकार आवृतबीजी पादपों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आयु के आधार पर सबसे पहले देखिए, आयु के आधार पर आवृतबीजी पादप के प्रकार। आयु के आधार पर आवृतबीजी पादपों को 3 भागों में बांटा गया है।
एक वर्षीय, अर्थात जिनका जीवन काल क्या होता है, एक वर्षीय होता है। दूसरे हैं द्विवर्षीय, और तीसरे हैं बहुवर्षीय। क्या होता है तो देखिए, एक वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप और बहुवर्षीय पादप, नाम से भी हमें पता चल रहा है कि वह पादप, वे आवर्तबीजी पादप जिनका जीवन काल क्या होता है, एक वर्ष का होता है। दूसरा जिनका जीवन काल 2 वर्ष का, और जिनका जीवन काल 2 या 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक वर्षों का हो। ठीक, अब इनका जीवन काल क्या होता है, 2 या इनका जीवन काल 1 वर्ष ही होता है। इनका जीवन काल 1 वर्ष होता, अर्थात इनकी आयु क्या होती है, 1 वर्ष होती है। 1 वर्ष में इनको उगाते हैं, या इनका जीवन काल 1 वर्ष, या अपन कह सकते हैं एक ऋतु भी कह सकते हैं। जैसे कई गेहूं अनाज हैं जो हमारे एक ऋतु में ही उगते हैं, ठीक है, पूरे साल नहीं उगते वो एक ऋतु जो 4 महीने की, 5 महीने की, 3 महीने की होती है, उसी में उगाए जाते हैं, और उग कर वो उसी 3-4 महीने के गैप में क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अर्थात 1 वर्षीय पादप क्या होते हैं, जिनका जीवन काल 1 वर्ष या 1 ऋतु होता है, अर्थात 1 ऋतु में वो उगकर तैयार हो जाते हैं। जैसे गेहूं, तना क्या है, चना, जौ आदि, ये क्या होते हैं, 1 वर्षीय पादप कहलाते हैं। और द्विवर्षीय पादप जिनका जीवन काल 2 वर्ष, कितना, 2 वर्ष होता है, जिनका जीवन काल 2 वर्ष होता है। अब जिनका जीवन काल अर्थात 2 वर्ष होता है, इनका जीवन काल 2 वर्ष तो होता है, लेकिन 2 वर्ष में ये 2 बार फल फूल नहीं लगते इनके, ठीक है। इनमें जो भी जीवन काल 1 वर्ष का था, 1 ऋतु का था, उसकी ऋतु एंड होते होते क्या होता है, उनके पौधे के ऊपर फल फूल लग जाते थे। इसमें 2 वर्ष का है तो दोनों साल इसमें फल फूल नहीं लगते। इसमें प्रथम जो वर्ष होता है, प्रथम वर्ष कायिक वृद्धि होती है। प्रथम वर्ष कायिक वृद्धि, पहले साल तो क्या होती है, इसमें कायिक वृद्धि होती है, अर्थात पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी लंबाई में और मोटाई में वृद्धि होती है, ठीक है। और वह द्वितीय वर्ष में पुष्पन, अर्थात इन पर फूल लगते हैं, वह फल लगते हैं, पुष्प व फल लगते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अर्थात इनमें क्या होता है, पहले वर्ष 2 वर्षीय पादप है, पहले वर्ष तो क्या होता है, इसकी सिर्फ कायिक वृद्धि होती है, और दूसरा वर्ष क्या होता है, इन पर फल और फूल लगते हैं। अब दूसरा आगे देखिए, तीसरा जो है बहुवर्षीय पादप, ये क्या होता है, ऐसे पादप जो एक बार स्थापित हो जाने पर, एक बार स्थापित हो जाते, अर्थात एक बार उनकी जड़ें पकड़ लेती है जमीन को, अर्थात एक बार वो उग जाते हैं, हो जाने पर बहुत
लंबे समय तक जीवित रहते हैं तथा अनुकूल ऋतु आने पर हर साल फल व फूल लगते हैं। ऐसे बादल जो एक बार स्थापित हो जाने के बाद बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, अर्थात बहुत ही लंबे टाइम तक जीवित रहते हैं, और एक बार स्थापित होने के बाद बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, और हर साल जब उनके पुष्प लगने और फल लगने की जो अनुकूल ऋतु होती है वो जब आती है, कईयों की सर्दियां हैं, कईयों की गर्मियां हैं, कईयों की बारिश है, ठीक है। तो उनकी अनुकूल ऋतु के अनुसार जैसे ही वो ऋतु आती है क्या होता है, पर फूल और फल लगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे जैसे नीम, बरगद, तुलसी आदि। ये पादप है जो क्या करते हैं, आयु के आधार पर अपने आवृतबीजी पादप के प्रकार को बारे में पढ़ा। अब आयु के आधार पर 1 वर्षीय होते हैं, द्विवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। जिनका जीवन काल 1 वर्ष 1 साल का होता है वो 1 वर्षीय कहलाते हैं। जैसे गेहूं जो चना हमारे साल में 1 बार फसल आती है। द्विवर्षीय जिनका जीवन काल 2 वर्ष का होता है, प्रथम वर्ष में कायिक वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में क्या होती है, इन पर फूल और फल लगते हैं। पहले वर्ष में तो क्या होता है, इनमें से कायिक वृद्धि होती है। बहुवर्षीय क्या होता है, ऐसे बादल जो एक बार स्थापित हो जाए और फिर हर ऋतु में अनुकूल ऋतु आने पर क्या होता है, ये इन पर फूल और फल लगते हैं। जैसे नीम, बरगद, तुलसी। अगर अपन नीम को देखें तो उसकी जो निम्बोली होता है उसका फल वो हर साल में 1 बार आता है जब उसकी अनुकूल ऋतु आती है। ऐसा नहीं होता है कि पूरे साल उस पर लगा हुआ रहता है, लेकिन नीम पूरे साल उस पर निम्बोली लगी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि वो एक बार स्थापित हो गया, कंटिन्यू हो हर साल, जब तक कई साल, तो ऐसा नहीं 1-2 साल तक जीवित रहेगा, नहीं, वो कई सालों तक अब क्या रहेगा, वैसा तो वैसा रहेगा। और हर साल वो क्या करेगा, अपने फल और फूल देगा। उतार दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए आगे अपन अब पढ़ेंगे। ये तो था हमारे आयु के आधार पर, क्या था, आवर्तबीजी पादपों का वर्गीकरण। अब अपन पढ़ेंगे किसके आधार पर, आवास के आधार पर, अर्थात ये पादप कौन कौन से। अब ये जो आवर्तबीजी पादप है एक संघ की तरह है, बहुत बड़ा संघ है, ठीक है, कह सकते हैं बहुत बड़ा संघ है। इस संघ के अंदर लाखों प्रकार के पादप पाए जाते हैं, जिनके चारों तरफ क्या होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। तो वो लाखों प्रकार के पादप अलग अलग आवास में पाए जाते हैं, कुछ खारे पानी में, कुछ मीठे पानी में, कुछ बहुत गर्मी वाली जगह पर, कुछ बहुत ठंडी वाली जगह पर, ठीक है, कुछ मरुस्थल में पाए जाते हैं, कुछ कहीं पाए जाते हैं। तो पढ़ते हैं अपन इनको, शुरू करते हैं। आवास के आधार पर, आवास के आधार पर आवास के आधार पर आवृत बीजी पादप। आवास के आधार पर आवृत बीजी पादप कैसे होते हैं, देखिए। पहला 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो होते हैं मरुद्भिद, जलोद्भिद। मरुद्भिद मरुस्थल में पाए जाने जाता अब ज्यादा होता है। जलोद्भिद जहाँ पानी बहुत ज्यादा होता है, दलदली भूमियों में पाए जाने वाले, ठीक है। फिर अपने आता है समोद्भिद। समोद्भिद का मतलब होता है जहाँ ना तो ताप ज्यादा हो ना पानी ज्यादा हो, अर्थात
लवणोद्भिद और जलोद्भिद के बीच की जो अवस्थाएं होती है उनमें ये समोद्भिद पादप पाए जाते हैं। उसके बाद आता है अपने लवणोद्भिद अर्थात खारे पानी में पाए जाने वाले भाग, और फिर आता है एक अधिपादप अर्थात जो अपना जीवन दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो देखिए लवणोद्भिद सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, सॉरी मरुद्भिद सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। पहला पादप मरुद्भिद क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इन्हें पहली ही बात, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जीरोफाइट कहा जाता है। इन्हें जीरोफाइट कहा जाता, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें जीरोफाइट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल ये कंपटीशन में भी पूछा गया है कि जीरोफाइट पादप किसे कहते हैं, या जीरोफाइट नाम लिख के मरुद्भिद अर्थात मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं उन्हें मरुद्भिद कहते हैं। लेकिन मरुद्भिद नाम से ही पता चल जाता है मरुस्थल में पाए जाने वाले, फिर उनका उत्तर देना आसान हो जाता है। इसलिए इसको सवाल को जीरोफाइट के नाम से पूछा जाता है कि जीरोफाइट में पाए जाने वाले किसी एक जंतु का नाम। अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरोफाइट क्या है, क्योंकि जीरोफाइट के बारे में अपन को पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमें उसका साधारण नाम ही पता होता है, मरुद्भिद पादप कहते हैं। अब यहाँ का जो आवास होता है वो कैसा होता है, इनका आवास देखिए, शुष्क वातावरण। वातावरण क्या होता है, एकदम शुष्क होता है। इनमें जो वातावरण होता है वो एकदम सूखा हुआ होता है, अर्थात क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। मरुस्थलीय जो भाग होता है वहां पर क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, मृदा में नमी की कमी। अब जहां बारिश भी नहीं होती है तो जमीन का जल स्तर कैसे बढ़ेगा, तो इनकी जमीन के अंदर बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तो ऊपर की सतह का पानी वैसे ही सूख जाता है। तो इनकी जमीन के अंदर क्या होता है, नमी की कमी होती है, अर्थात पानी की कमी होती है, आर्द्रता की कमी होती है। अब तीसरी इनकी खासियत, प्रकाश बहुत तेज पड़ता है। प्रकाश की अधिकता से तापमान उच्च होता है। ठीक है, प्रकाश की अधिकता से क्या होता है, इसका तापमान उच्च होता है, तापमान बहुत ज्यादा पाया जाता है। आगे है प्रकाश जहां ज्यादा पाया जाता है, सूर्य की का जो प्रकाश वहां पर ज्यादा पड़ता है तो पौधे को उच्च तापमान के कारण, वहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो पौधे को अपना तापमान नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। पहले तो अपन को ये पता है कि नहीं पता है आपको कि पौधे अपने तापमान का नियंत्रण करने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं, पता है? पौधे अपने तापमान, अपने अंदर का जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करने के लिए एक क्रिया करते हैं जिसे वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। अर्थात पौधे अपने शरीर से वातावरण में नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, ठीक है, नियंत्रण के लिए अपने अंदर का पानी जो होता है, जल होता है, वो भाप के रूप में, वाष्प के रूप में पत्तियों द्वारा, पत्तियों के रंध्रों से वाष्प के रूप में क्या करते हैं, बाहर त्यागते हैं और अपना तापमान नियंत्रण करते हैं। अब जहां ताप ज्यादा होता है वहां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है। जहां प्रकाश, गर्मी ज्यादा होती है वहां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी ज्यादा होती है, अर्थात भाप बन के पानी वहां से बहुत ज्यादा होता है। तो पौधे अपना तापमान नियंत्रित करने के लिए इन मरुस्थलीय भागों में तापमान की अधिकता के कारण क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इस पानी की हानि को बचाने के लिए, वाष्पोत्सर्जन होगा तो शरीर से पानी ही निकलेगा, पौधे से क्या निकलेगा, पानी ही निकलेगा, और पानी ही तो वैसे भी मृदा में नमी कम होती है यहाँ पर। ठीक है, वातावरण चारों तरफ शुष्क होता है, वातावरण में नमी नहीं होती, बहुत ज्यादा देर धूप चलती है, तापमान ज्यादा, तो ये पानी की जो हानि होती है वाष्पोत्सर्जन से, उसको रोकने के लिए ये पौधे में कुछ परिवर्तन आते हैं जिन्हें अपन अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से होने वाली हानि को रोकने के लिए इनकी जो पत्तियों पर जो रंध्र होते हैं वो नीचे की तरफ, यहाँ छेद क्या होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, रंध्र जो पाए जाते हैं, ठीक है। और रंध्र नीचे की तरफ पाए जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए कईयों में तो, कई मरुस्थलीय पादपों में तो क्या होता है, जो तना होता है, ठीक है, जो पत्ती होती हैं वो पत्ती होती है और शाखा में रूपांतरित हो जाती है, अर्थात एक शाखा की तरह निकली हुई रहती है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल की हानि को कम करने या रोकने के लिए जो शाखाएं होती है वही पत्तियों में निर्मित हो जाती है। जो क्या होती है, शाखाएं होती हैं, वही किस में निर्मित हो जाती हैं, पत्तियों में निर्मित हो जाती हैं। रोकने के लिए शाखा पत्ती में रूपांतरित हो जाती है। अर्थात अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, ऐसे कहाँ कौन से बादल पाए जाते हैं ऐसे स्थान पर, गवार पाटा, ठीक है, नागफणी, थोर, etc अर्थात आदि। ये बादल कहाँ पाए जाते हैं, ये बादल हमारे मरुभूमि पादपों में पाए जाते हैं। अगला है जलोदभिद, दूसरा है जलोदभिद पादप। जलोदभिद पादप में क्या होता है, देखिए, इन्हें अपन हाइड्रोफाइट कहते हैं, इन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता, इन्हें क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोफाइट कहते हैं। ये कहां पाए जाते हैं, ये जलीय या कह सकते हैं अत्यधिक आर्द्र, अर्थात दलदली जो भूमि होती है, अत्यधिक आर्द्र स्थान पर पाए जाते हैं, अत्यधिक आर्द्र नम स्थान पर पाए जाते हैं। अब बहुत ही ज्यादा ये पानी के अंदर होते हैं, तो पानी को सोखने के लिए पौधे में जो सामान्यता होता है जमीन से पानी सोखा जाता है, लेकिन ये तो पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इनके जो जड़ें होती हैं वो अल्प विकसित होती है। क्यों? क्योंकि जड़ों का कार्य होता है पानी का अवशोषण करना, वो और ज्यादा विकसित होती जाती है जमीन के अंदर प्रवेश करने, ठीक है। तो अब यहाँ तो ये तो चारों तरफ पानी से ही घिरे होते हैं, तो इनको तो पानी की जरूरत कहाँ है, तो जड़ें इनकी विकसित बहुत नहीं होती है, ठीक है। मूल तंत्र इनमें क्या होता है, अल्प विकसित होता है, थोड़ा बहुत विकसित होता है, लेकिन अल्प विकसित होता है, ठीक है। तीसरी चीज इनमें क्या है, तीसरी चीज होती है इनमें जो, जब मूल तंत्र अल्प विकसित है तो ये पानी कैसे ग्रहण करते हैं, तो ये खनिज व जल सतह या त्वचा से ग्रहण करते, अर्थात पानी का खनिज लवणों का अवशोषण ये त्वचा द्वारा, सतह द्वारा करते हैं।
अब मोल जो तंत्र होता है अल्प विकसित होता है। अब चारों तरफ ये या तो पूरे पानी में डूबे हुए होते हैं या आधे पानी में डूबे हुए होते हैं। जब पानी सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो इनके जड़ों द्वारा जो तना कार्य करता है खनिज लवणों जल को कहाँ पत्तियों तक पहुंचाने के लिए, उसकी जरूरत नहीं होती। फिर भी जो इनमें होता है संवहन तंत्र अर्थात खनिज लवण और जल का आवागमन करने वाला और भोजन का आवागमन करने वाला जो तना होता है खनिज संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है, बहुत ही कम विकसित होता है, अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है। और अभी पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, तो कहीं पानी में डूब ना जाए इसलिए इनके हवा गुहिकाएं, वायु गुहिकाएं या एयर ब्लेंडर जिसे कहते हैं वो पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? शाखाओं में, पत्तियों में, शाखा, पत्ती, तने में वायु गुहिकाएं होती है और ये इनको किसमें, पानी के अंदर तैरने में काम करती है। आगे देखिए, अब एग्जाम्पल पानी में पाया जाता है, जैसे कमल का पादप दलदली भूमि में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और कमल, सेजिटेरिया आदि, ये पादप हैं दो हमारे जो थे, ठीक है। आवास के आधार पर आवृत बीजी पादप, स्क्रीनशॉट ले लें इनका। जो आवास के आधार पर आवर्त बीजी पादप थे जो 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से 2 पादपों का अध्ययन हमने आज किया, ठीक है। और अध्याय में जो हमने नया अध्याय शुरू किया है उसके बारे में काफी आज पढ़ाई की है। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी समझ में आया, पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, ठीक है। याद करें जो भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, और अपने माँ बाप के, खुद के सपनों के लिए लगातार प्रयास करें। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, इस अध्याय का आगे का पार्ट लेकर आगे का इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।